Hello students, welcome to online class. We have done 4.2 up to question number 2. Now we are going to start question number 3. Statement of question number 3 is find two numbers whose sum is 27 and product is 182. So sum is 27 and product is 182. और हिंदी में ऐसे दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 और गुणनफल 182 है। तो दो संख्याएं पूछी हैं तो हम एज्यूम कर लेंगे लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई। माना संख्याएं एक्स तथा वाई हैं। लेट द नंबर्स बी एक्स एंड वाई। अब देखिए इनका जो सम है, माना संख्याएं एक्स और वाई हैं, तो अब हमें सम दिया हुआ है इनका। सम मतलब योग। सम इज़ 27 एंड दे प्रोडक्ट यानी कि जो गुणनफल है दैट इज़ गिवन 182। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें x का मान निकाल लो यहाँ से। फर्स्ट इक्वेशन तो इक्वेशन से बन गई ना ये। तो x की वैल्यू निकाल के और इसके अंदर यदि हम पुट कर देते हैं तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। तो देखो x + y = 27 सम दिया हुआ था, यहीं से हम x की वैल्यू निकाल लें। x = 27 - y। अब ये वैल्यू इसमें रख दो। जो प्रोडक्ट =1, दोनों का जो प्रोडक्ट है वो 182 दिया हुआ है, दोनों का गुणनफल। तो दोनों को गुणा करके हमने 182 लिख दिया। x के स्थान पे हम रखेंगे 27 - y × y = 182। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 27y - y² = 182। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इसको हम जचा लेंगे। जो -y² है इन दोनों वैल्यूज़ को हम यहाँ ले आएँ तो ये वहाँ जाके पॉजिटिव y² बन जाएगा। +27 है, वहाँ जाके -27y हो जाएगा और +182 ऑलरेडी यहाँ पर है। तो ये आपकी बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमने फैक्टर्स बनाने हम सीख चुके हैं। फर्स्ट और लास्ट का जो प्रोडक्ट है यहाँ वो आ रहा है 182। प्रोडक्ट इज़ 182। सम 27 है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी। तो हम क्या कर सकते हैं, इसमें इसको ब्रेक करेंगे। y² - 14y - 13y। ये देखो 13 को और 14 को दोनों को जोड़ेंगे तो 27 मिल जाएगा और दोनों नेगेटिव हैं तो ये नेगेटिव हो गया। प्लस दोनों का प्रोडक्ट निकालेंगे तो 182 = 0। इसमें से कॉमन निकालेंगे y × y - 14। ये फर्स्ट टू टर्म्स ली हमने, इनमें से ये कॉमन निकला। इस y - 14 को हमने यहाँ लिख लिया और इसको -13 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो लास्ट टू टर्म्स भी मिल जाएंगे। जब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये। नाउ y - 14 y - 13 = 0। तो दिस इम्प्लाइज, यहाँ पे जो हमने पुट किया है इम्प्लाइज z का निशान डालते रहो यहाँ पे। ठीक है ना। तो दिस इम्प्लाइज y - 14 = 0 और y - 13 = 0। अब y की वैल्यू, दिस इम्प्लाइज y = 14 और y = 13। ठीक है, अब y की वैल्यू 13 और 14 दो आ चुकी हैं, तो हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। देखो इसमें जो हम पुट करेंगे y की वैल्यू यहाँ 14 पुट करेंगे तो 27 में से 14 माइनस करेंगे तो 13 आ जाएगा। और 27 - y की जगह यहाँ से 13 उठा के यहाँ रखेंगे। 27 में से 13 माइनस किया तो 14 आ जाएगा। तो ये हम लिख सकते हैं when y = 14 then x is equal to 27 - 14 = 13. Second, when y is equal to 13 then x is equal to 27 minus
13 इज इक्वल टू 14। ठीक है, तो ये आ गई आपकी संख्याएँ आ चुकी हैं। दीज आर द नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, स्टेटमेंट है फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स सम ऑफ हुज स्क्वायर्स इज 365। तो दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक याद कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 है। तो इसमें हम दो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कर लेंगे, एक x तथा दूसरा x+1। तो माना धनात्मक क्रमागत पूर्णांक, ये बुक से देख के लिखना है, हमने अपनी तरफ से कुछ नहीं। माना ये x तथा x+1, और इंग्लिश में क्या लिखेंगे हम, consecutive positive integers, let the consecutive positive integers be x and x+1। इंग्लिश वाले ऐसे लिखेंगे, ठीक है। बाकी जो सॉल्यूशन है वो तो वैसे ही चलेगा। अब क्या कहा है, सम ऑफ देयर स्क्वायर्स इज 365। दोनों का सम ऑफ स्क्वायर्स जो है, इन दोनों का सम कर दें और स्क्वायर कर दें तो 365 के बराबर हमें दिया हुआ है। तो व्हाट डू वी गेट, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर और दोनों को जोड़ दिया है, तो ये आ गया है आपका 365। खोल दो इसको, x² प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 365। x² हो गया 2x² प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 365। इसको वहाँ ले जाओ या उस 365 को यहाँ उठा लो। 2x² प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इज इक्वल टू 0। 2x² प्लस 2x माइनस 364 इज इक्वल टू 0। इसको 2 से अब डिवाइड कर दो, तो x² प्लस x माइनस 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16 एंड 2 2 ज़ा 4। तो ये आ गया आपका 182। अब इसको ब्रेक ओवर करो, दोनों का जो गुणनफल है वो तो 182 आना चाहिए, लेकिन जो दोनों का सम है वो 1 आना चाहिए। तो पीछे हमने जो क्वेश्चन किया है यही वाला आ जाएगा ना, सम इज़, अब हमें सम 27 नहीं लेना, सम 1 लेना है, प्रोडक्ट इज़ 182। तो जो टुकड़े होंगे वो तो 13 × 14 करने से मिल जाएंगे आपको। तो x² प्लस का चाहिए, प्लस 1 चाहिए ना आपको, तो प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इज इक्वल टू 0। अभी 4 टर्म्स हो चुकी हैं, स्टार्टिंग की ये 2 और स्टार्टिंग लास्ट की ये 2, ठीक है। तो 4 नंबर्स बनने के बाद जो है 2 2 की पेयरिंग कर लेते हैं और कॉमन निकालते हैं। तो कॉमन निकालेंगे x इंटू x माइनस 14, हाँ ये प्लस 14 है, इस x प्लस 14 को हमने यहाँ भी लिख दिया और इसको माइनस 13 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है, क्योंकि आपको यहाँ माइनस 13 और माइनस 82 चाहिए। तो ये आपका, जैसे ही आप माइनस 13 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको ये वैल्यू मिल जाएगी। नाउ x प्लस 14 कॉमन ले लिया, x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो ये सारा इम्प्लाई कर रहा था, दिस इम्प्लाइज x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू माइनस 14 और x इज इक्वल टू प्लस 13, ठीक है। इस तरह से ये 2 वैल्यूज़ आ चुकी हैं। अब क्वेश्चन में क्या था, कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स थे, तो जो नेगेटिव वाला है वो तो हो नहीं सकता, ठीक है। तो ये तो एक्सक्यूड, ये तो हो ही गया, इंक्लूड करेंगे नहीं, ये तो गया काम से। x इज इक्वल टू 13 आ गया आपका। अब आपने जो धनात्मक पूर्णांक माने थे वो x और
x+1 माने थे ना यहाँ पे पीछे, एक x माना था, दूसरा x+1 माना था, तो x तो आपका आ गया है 13 और जो x+1 है वो हो गया आपका 13 + 1 दैट इज़ 14। तो ये आपका आ गया 13 एंड 14 आर योर आंसर्स, यानी कि कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स आपको मिल गए हैं। ठीक है, यानी कि क्रमागत धनात्मक पूर्णांक आपको मिले हैं, क्योंकि जो इंटीजर्स होते हैं, पूर्णांक होते हैं, वो धनात्मक भी हो सकते हैं, ऋणात्मक भी हो सकते हैं, पर इस क्वेश्चन में स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट धनात्मक। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स की बात हो रही है तो जमा वाले ही हमको लेने हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है, एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर का हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है। इंग्लिश में इसका स्टेटमेंट है, द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस दैन इट्स बेस। बेस से 7 सेंटीमीटर कम है। क्या चीज़ कम है? एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड मतलब लंब। इफ़ द हाइपोटेनस इज 13 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस का मतलब होता है कर्ण। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर है, फाइंड द अदर 2 साइड्स, तो उसकी जो बाकी 2 साइड्स हैं वो ज्ञात कीजिए। तो एल्टीट्यूड और बेस, आधार का और लंब का आपस में कनेक्शन दिया हुआ है इसने भाषा में, है ना, कि 7 सेंटीमीटर लेस है बेस से, और हाइपोटेनस जो है वो क्लियर 13 सेंटीमीटर दी ही हुई है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन हो गया ना ये। तो इसमें हम क्या करेंगे, बेस को मान लेंगे, और बेस जितनी मानेंगे उसमें से 7 लेस करते ही आपकी लंब आ जाएगी, यानी कि एल्टीट्यूड आ जाएगी। ठीक है, तो हम इसमें लिखेंगे, तो लेट बेस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल इज x सेंटीमीटर। इंग्लिश में भी लिख ही देती हूँ, बिकॉज इंग्लिश के जो स्टूडेंट्स हैं वो सफ़र करते हैं, क्योंकि क्लास में जब मैं देख रही थी तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं अन्याय कर रही हूँ, पर दोनों लैंग्वेजेस लिखनी थोड़ी मुश्किल होती हैं, इस वजह से नहीं लिख पाती मैं। तो लेट बेस ऑफ राइट एंगल्ड ट्रायंगल, राइट, लेट बेस ऑफ राइट ट्रायंगल लिख देती हूँ सिर्फ, ठीक है ना, राइट ट्रायंगल, लेट बेस ऑफ राइट ट्रायंगल इज x सेंटीमीटर। और हिंदी वाले क्या लिखेंगे, माना, उसमें क्या कहेंगे, समकोण, माना समकोण त्रिभुज का आधार बराबर x सेंटीमीटर, और त्रिभुज की जो ऊंचाई है, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, इसमें से 7 लेस करनी है, 7 सेंटीमीटर लेस। ठीक है, तो ये हो गई आपकी एल्टीट्यूड। ऊंचाई को आप क्या लिखोगे, एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल, एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल, वो होगी x-7। अब हाइपोटेन्यूज हमें क्या दी हुई है, जो कर्ण है वो 13 सेंटीमीटर दी हुई है, कर्ण, यानी कि यहाँ लिख देती हूँ, मैं यहीं लिख देती हूँ नीचे वाली लाइन में लिखने के बजाय, हाइपोटेनस इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। ठीक है, वो तीनों साइड्स अब हमें पता चल चुकी हैं, तीनों साइड्स हमें पता हैं, तो बस हम राइट एंगल ट्रायंगल का जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, कर्ण का वर्ग बराबर आधार का वर्ग जुमा में लंब का वर्ग। ठीक है, तो कर्ण कितनी है, 13 बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा कर्ण का वर्ग यानी कि 13 का स्क्वायर
इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। ठीक है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग जमा में आधार का वर्ग। 13 का स्क्वायर इज 169 इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 49 माइनस 2 7 ज़ा 14x। 169 यहाँ ज़ीरो छोड़ देते हैं, एक्स स्क्वायर हो गया आपका 2x स्क्वायर माइनस 14x और प्लस 49 यहाँ पड़ा है। इस 169 को हम यहाँ ले आए हैं। 0 इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 14x, माइनस कर दो, 9 में से 9 गए 0, 6 में से 4 गए 2 और ये 1। इसको घुमा के लिख लो अभी, इसको 2 से भी डिवाइड कर लो पहले। 0 इज इक्वल टू 2 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करोगे तो वी गेट एक्स स्क्वायर माइनस 2 7 ज़ा 14x माइनस 2 6 ज़ा 12 एंड 0। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये ऐसी इक्वेशन आपकी बन गई। अब क्या करेंगे, इसके हम फैक्टर्स निकाल लेंगे। फर्स्ट और लास्ट का जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट इज 60 और जो सम है वो -7 है। प्रोडक्ट -60 है और सम जो है वो -7 है। तो हम क्या करेंगे, इसको कैसे कैसे कर सकते हैं। गुणनफल आना चाहिए 60, तो 12 पंजे 60, 12 में से 5 घटा देंगे तो 7 आ जाएगा। ठीक है, तो सिंपल सा हो गया। दिस इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। x कॉमन ले लो, x इंटू एक्स माइनस 12 यहाँ भी लिख दो, x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो x माइनस 12 को कॉमन ले लो, वी गेट x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। इम्प्लाइज दैट का निशान जो है साथ साथ चलने दो। x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू -5। अब देखो, किसी भी ट्राइंगल की जो साइड है वो नेगेटिव तो हो नहीं सकती, तो ये तो हो गया इम्पॉसिबल केस है। ठीक है, ये तो पॉसिबल नहीं है, तो ये कैंसिल। क्यों? क्योंकि नॉट पॉसिबल। अब ये रह गया x इज इक्वल टू 12 और x हमने किसको माना था, आधार को माना था, बेस ऑफ ट्राइंगल। तो x जो था वो आपका 12 था, तो बेस इज 12 सेंटीमीटर और जो आपकी एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड इज क्या मानी थी, x माइनस 7 ये थी ना। अब 12 में से 7 को माइनस कर दो, वी गेट 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इस प्रकार ये दोनों चीज़ आपकी आ गई, एल्टीट्यूड भी आ गई और बेस भी आ गई। और जो कर्व थी वो ऑलरेडी हमें 13 दी हुई थी, तो उसके लिए तो हमें कुछ करना ही नहीं है। तो इस प्रकार का आपका जो क्वेश्चन नंबर 6 है या 5 है वो कंप्लीट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। Question number 6 is, a cottage industry produces a certain number of pottery articles in a day. तो एक दिन में पोट्री आर्टिकल्स जो है वो इंडस्ट्री बना रही है। It was observed on a particular day that cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was ₹90, find the number of articles produced and cost of each article. प्रत्येक आर्टिकल की, ठीक है, आर्टिकल मीन्स नग कहेंगे ना, तो प्रत्येक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, प्रत्येक नग की कीमत कितनी है, एक तो हमें ये निकालना है, और कितने नग उत्पन्न किए गए, निर्माण कितनों का किया गया है ना। तो फिर से, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे, एक दिन में। तो इसके क्वेश्चन को आप रिपीटेडली 2-3 बार पढ़ लेना ताकि आपको समझ में आए।
It was observed on a particular day that the cost of production of each article was 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was ₹90, तो हमें नंबर ऑफ आर्टिकल्स भी निकालने हैं, कॉस्ट ऑफ आर्टिकल भी निकालना है। तो हिंदी मीडियम वाले सुन सकते हैं, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ बर्तनों का निर्माण करता है। एक विशेष दिन यह देखा गया कि प्रत्येक नग की निर्माण लागत उस दिन के निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या के दुगने से 3 अधिक है। ठीक है, दुगना करके और 3 उसमें जोड़ना है। तो यदि उस दिन की कुल निर्माण लागत 90 रुपये है तो निर्मित बर्तनों की संख्या तथा प्रत्येक नग की लागत ज्ञात कीजिए। तो हम इसे मान लेते हैं विशेष दिन निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या जो है वो x है। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड बी x। निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या, माना निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या इज इक्वल टू x। तो लेट द नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे इज x। ठीक है, लिख देना, ये क्वेश्चन में से देख के ही लिखना है इसको आप। नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे, यहाँ क्या लिखोगे, नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे इज इक्वल टू x। ठीक है, क्वेश्चन में से ही देख के लिखना है। देखो ये है, इंग्लिश की बुक है ये मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि पूरा हिंदी इंग्लिश पूरा करके बहुत ज़्यादा हो जाएगा ना सिंगल लाइन में। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पोट्री आर्टिकल्स इन अ डे। इट वाज ऑब्जर्व्ड ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 more than twice the number of articles produced on that day। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड कहा है ना, एंड कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो हमने क्या कहा है, नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड हमने मान लिया है, यहीं से लिख देना। लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, देख के लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इज इक्वल टू x, यानी कि ये वाली लाइन आप देख के लिख देंगे। लेट अपनी तरफ से लगाना, LET, लेट द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड इन अ डे इज इक्वल टू x। ठीक है, और फिर कहा है निर्माण किए गए प्रत्येक बर्तन की लागत कही गई है इसमें। प्रत्येक बर्तन की लागत, यानी कि जो आपने अज्यूम किया है उसके हिसाब से इसमें देखो, ये यहाँ से देख के लिखना, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल, क्या लिखोगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ, ये कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल लिख दो, चाहे कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल टू, यहाँ से देख के लिखो चाहे यहाँ लिख दो, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल लिख दो, या कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल टू, क्या कहा इसने कहा है 3 more देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। 3 more करना है और ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल्स। आर्टिकल्स कितने हैं, x हैं, x का ट्वाइस कर दिया और 3 more कर दिया। ठीक है, 2x यानी कि x का ट्वाइस कर दिया और उसमें 3 more कर दिया। अब देखो फिर इसने कहा है कि वो सारा 90 आ जाता है। इफ़ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट डे इज़ ₹90, उनकी जो टोटल कीमत है, देखो प्रत्येक बर्तन की लागत तो है x + 3, तो x + 3 जो है ये रुपए है आपकी, दिस इज़ इन रुपीज़। ठीक है, और जो x है ये आपकी संख्या है। तो जितने बर्तन उत्पन्न किए हैं या निर्माण किए हैं उसको हम एक बर्तन की कीमत से गुणा कर देंगे तो क्या आएगा, 90 आना चाहिए ना। तो अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट हम लिखेंगे यहाँ पे प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट इज x इंटू 2x + 3 इट इज़ इक्वल टू 90। इसको मल्टीप्लाई करो, 2x² + 3x = 90। तो ये हो गई है आपकी इक्वेशन। इस 90 को मैं यहीं ले आती
और फिर इसको हम ब्रेक ओवर करेंगे, गुणनखंड बनाएंगे इसके। 2x² + 3x - 90 = 0। पहले और अंतिम पद का जो गुणनफल है दैट इज़ 2 × 90 = 180। ठीक है, तो इस 180 को इस ढंग से तोड़िए कि गुणा करने पे तो 180 आए, लेकिन जोड़ने घटाने पे आपको 3 मिले। तो व्हाट कुड वी डू नाउ? अब हम करते हैं 2x² जो +3x है इसको हम कर लें +15x - 12x। ये देखो, ये -90 को तो छेड़ना नहीं है, यूं का यूं पड़ा है। 15 में से 12 घटाओगे तो आपको 3 मिल जाएगा। 15 को और 12 को जब आप गुणा करोगे तो 180 आएगा। ठीक है ना, 12 × 5 = 60 और 12 × 1 = 12, 12 × 8 = 6, 18। तो इस तरह से मिलता है। अब ये 4 पद बन चुके हैं, फर्स्ट 2 टर्म्स और लास्ट 2 टर्म्स फ्रेंड्स बना दिए हमने। फर्स्ट 2 टर्म्स में क्या चीज़ कॉमन है? x कॉमन है। 2x + 15, यहाँ भी हम यही लिखेंगे 2x + 15 = 0। तो -6 से मल्टीप्लाई कर दिया, 6 × 2 = 12 एंड 15 × 6 = 90। ठीक है, अब इसमें से ले लो कॉमन। दिस इम्प्लाइज 2x + 15 × x - 6 = 0। This implies 2x + 15 is equal to 0 और x - 6 is equal to 0. This implies 2x is equal to -15, x is equal to -15/2, और ये तो नेगेटिव आ गया, कोई यूज़ ही नहीं हुआ इसका, तो x 6 को वहाँ ले जाओ, x is equal to 6, -6 था वहाँ जाकर +6 हो गया है। अब जो x था वो हमने क्या माना था? निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या हमने x मानी थी। तो बर्तनों की संख्या x कभी नेगेटिव तो हो नहीं सकती, सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल। ठीक है ना, असंभव है ये, नॉट पॉसिबल। ठीक है, तो ये वाला हो गया हमारा x is equal to 6। तो निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या यहाँ हम लिख देंगे, अतः निर्माण किए गए बर्तनों की संख्या बराबर 6 और बर्तनों की लागत, बर्तनों की लागत इज इक्वल टू, पुट कर दो उसके अंदर, 2x + 3 थी तो 2 × x की वैल्यू 6 है, +3, 2 × 6 = 12, 12 + 3 = 15, यानी कि 15 रुपये जो है एक बर्तन पे खर्चा आता है। ठीक है, तो दोनों चीज़ आ गई हैं। नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड, ठीक है, नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड 6 हो गए हैं, और कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल इज इक्वल टू 15 रुपीज़। दोनों का आंसर जो है ये आ गया है आपका। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो ख़त्म हो चुका है। नाउ वी हैव टू स्टार्ट एक्सरसाइज 4.3। तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आप इसको अच्छी तरह से कर लीजिए। एक तो आपको फैक्टर्स बनाने अच्छे से आ जाने चाहिए, और बाकी जो ये होता है मानना तो वही होता है, जो हमसे पूछा गया होता है उसी को हम मान के चलते हैं। ठीक है, और फैक्टर्स कैसे बनाते हैं शायद प्रैक्टिस हो गई होगी, और 9th में भी थी, और अब भी करते करते आपको अभ्यास हो गया होगा। फर्स्ट और लास्ट का गुणनफल हम निकालते हैं। ठीक है, गुणनफल लिख के रख लेते हैं, और बीच में क्या चाहिए भाई, गुणा करने पे तो वो आए, और जोड़ने घटाने पे बीच वाला आना चाहिए, है ना, क्योंकि सम यहाँ पे क्या था आपका 3 था, सम था 3, और जो प्रोडक्ट था वो था 180। तो हमने क्या किया, 15 × 12 किया, 15 × 12 करोगे तो 180 आ जाएगा, 15 में से 12 घटाओगे तो 3 आ जाएगा। तो इस तरह से इसके टुकड़े किए थे। तो अच्छे से वीडियो को साइज़ बड़ा करके देखिए बार बार, और उसको समझिए और प्रैक्टिस कीजिए। केवल देखने से भी नहीं आता है ये, आपको प्रैक्टिस करनी होती है, क्वेश्चंस को अपने आप निकाल के देखना होता है, और क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट होती है उसको बार बार पढ़ना और समझना होता है,
सिर्फ आंसर पे जोड़ नहीं देना होता है, आंसर निकालना काफ़ी आसान हो जाता है यदि आप क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लेते हो और समझ लेते हो तो। ठीक है, फिर ऑल द बेस्ट। अगली वीडियो हम बनाएंगे अभी एक्सरसाइज 4.3 की।